हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल बलराम आईएएस एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले बीपीएससी का 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जिसके बारे में आप लोग शायद जानते होंगे। अगर आप लोग इन प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का जवाब आप लोग जानते हैं तो आप लोग बेहिचक मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना फर्स्ट प्रश्न से कि बीपीएससी की आप तैयारी करते हैं तो आपको ये प्रश्न जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे आपसे पहला प्रश्न कर लिया जाए कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। बिहार राज्य में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो आपको बता दें कि बिहार में जो तेल शोधक कारखाना स्थित है वो है बरौनी में। कहाँ है दोस्तों, तो ये है बरौनी में। ये एक प्रश्न क्लियर हो गया कि बिहार में तेल शोधक कारखाना है जो बरौनी में। अब कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बिहार राज्य के अंतर्गत कितने तहसील हैं। अब यहाँ से बच्चे क्या होते हैं कि तहसील जो शब्द होता है, कई बार बहुत सारे बच्चे होते हैं जो तहसील शब्द का कभी जिक्र भी नहीं करता है और नहीं वो कभी सुना है। तो ऐसे में बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि तहसील आखिर होता क्या है, क्या जिला को बोला जाता है या फिर अनुमंडल को या फिर न्यायालय को, किसे बोला जाता है। तो आपको बता दें तहसील बोला जाता है सब डिवीज़न को। तो आपसे पूछे कि बिहार में कुल कितने सब डिवीज़न हैं, यानी कुल कितने अनुमंडल हैं। तो अनुमंडल की बात करें बिहार में, तो बिहार में अनुमंडल है 101। और एक्स्ट्रा पॉइंट में आप लोग नोट करेंगे कि अगर बिहार में कुल जिले की बात करें तो कुल 38, प्रखंड की बात करें 534 और लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की बात करें तो ये है आपका 40 और राज्यसभा की बात करें तो ये है 16। तो ये कुछ जो आंकड़े में संबंधी जो प्रश्न है ये बिहार के प्रशासनिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। जो हमारे वीडियो में यानी हमारे प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से इसके ऊपर बिहार के प्रशासनिक स्ट्रक्चर के ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, वहाँ से आप लोग इन सारे प्रश्नों का डॉट को क्लियर कर सकते हैं। अभी हम लोग फिलहाल जाने कि बिहार में कुल अनुमंडलों की संख्या 101, जिला 38। अगर आपसे कई बार ऐसा तो बीपीएससी में देखने के लिए मिला ही है कि पूछा जाता है कि बिहार का सबसे लेटेस्ट जिला यानी सबसे नया जिला कौन सा है, तो आपको बता दें कि अरवल। कौन सा है, अरवल। और जिले से जुड़े एक और प्रश्न, जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो सबसे गर्म जिला है गया। और अगर गया की बात करें तो गया बिहार का सबसे ठंडा जिला भी है, गर्म जिला भी है और ठंडा जिला भी गया ही है। तो ये दो प्रश्न कि बिहार का सबसे ठंडा जिला भी गया, गर्म जिला भी गया, लेटेस्ट जिला अरवल। अरवल किस डायरेक्शन में, तो अरवल है जो पटना से दक्षिण, बिहार का सबसे दक्षिणी जिले के रूप में आता है ये। और ये जहानाबाद के टचिंग में है, यानी जहानाबाद से ये टचिंग में है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद कुछ और चीज़ें जैसे अनुमंडल 101, जिला 38, प्रखंड 534 और जो लोकसभा सदस्यों की जो कुल संख्या है वो 40, राज्यसभा सदस्यों की जो संख्या है वो है 16। और उसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे यहाँ पे प्रमंडल की बात करें तो कुल प्रमंडल है 9। आपको पता होगा कि प्रमंडल कितने हैं बिहार में, 9। कौन कौन प्रमंडल, तो सबसे पहले तो पटना प्रमंडल है, तिरहुत प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल और सारण प्रमंडल, मगध प्रमंडल। इस तरीके से कुल 9 प्रमंडल है। तो प्रमंडल के ऊपर भी हमने वीडियो बनाए हैं, वो वीडियो का नाम है बिहार एक समान परिचय। आप लोग को मेरे प्ले लिस्ट में वो वीडियो आसानी से मिल जाएगा, आप लोग मेरे प्ले लिस्ट में जाकर उसे आसानी पूर्वक देख सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपको आना चाहिए, आपको माइंड में होना चाहिए। आप बिहार की तैयारी करते हैं तो बिहार की ये मुख्य जानकारी है। फिर बिहार से जुड़े और सारे प्रश्न आ सकते हैं, जैसे बिहार का जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है, तो बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। अब बोधि वृक्ष में मान लिया कि आपको प्रश्न आ गया कि बिहार का राजकीय चिन्ह कौन सा है, आपके ऑप्शन में है बरगद, वट, पीपल और यानी 3-4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें एक ऑप्शन, सारे ऑप्शन अलग अलग है लेकिन एक ऑप्शन है पीपल। आपको कभी भी बोधि वृक्ष नहीं लिखा हुआ, सिर्फ पीपल लिखा हुआ, बोधि वृक्ष ऑप्शन में है ही नहीं। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या पीपल होगा या बोधि वृक्ष होगा। तो आपको बता दें कि पीपल
जो पेड़ है उसी को क्या कहा जाता है, पीपल वृक्ष को ही बोधि वृक्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्पेशली गौतम बुद्ध को बिहार के गया जिले के फल्गु नदी के किनारे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ था और वहीं से उन्होंने बौद्ध भिक्षु रूप का धारण किए थे। कहाँ से? ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर इन्होंने तपस्या किए थे और वहीं से ये बौद्ध भिक्षु का जो रूप है वो धारण किए थे। इसीलिए पीपल जो पेड़ है यानी वृक्ष है उसे बौद्ध वृक्ष के बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पीपल को ही बोला जाता है बोधि वृक्ष। फिर उसके बाद कई बार आता है कि बिहार का राजकीय मछली कौन सा है, तो वो मांगुर है। राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंद है। गेंदा है, गेंद नहीं गेंदा है। गेंदा की बात करें तो ये हरियाणा का भी राजकीय पुष्प है। कर्नाटक और हरियाणा दोनों का, कर्नाटक और हरियाणा दोनों का ये राजकीय पुष्प है। कौन सा? गेंदा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें राजकीय पशु की तो राजकीय पशु बैल है और राजकीय पुष्प गेंदा हो गया। उसके बाद राजकीय मछली मांगुर हो गया और राजकीय चिन्ह कौन सा हो गया? बोधि वृक्ष हो गया। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको जानना बेहद जरूरी है। तो इतने पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे की चीज़ों को देखते हैं। चलिए अब बिहार के बारे में कुछ और आगे के पॉइंटों को देखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि बिहार में कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा जो सदस्यों की जो कुल संख्या है, विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 है। अब कई बार विधानसभा से जुड़े प्रश्न और भी आता है, जैसे कि विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है, तो विधानसभा का जो सदस्य होता है उसे बोला जाता है MLA। ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग नॉर्मली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इसे विधायक बोलते हैं। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों को MLA बोला जाता है, जिसकी संख्या बिहार में 243 है और इसे हम लोग विधायक के रूप में भी जानते हैं। इसका काम होता है हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने का। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछे जाए कि विधान परिषद, बिहार में विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी 75 है। अब विधान परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो MLC। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है MLC। तो ये सारे जो बातें हैं ये आपको बिल्कुल जानना है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए बिहार की जो राजकीय नदी है वो कौन सा है, तो बिहार की राजकीय नदी गंगा नदी आपको पता है और गंगा भारत का राष्ट्रीय नदी भी है। गंगा हमारी एक पवित्र नदी है जिसके जल हमारे खास करके बिहार और भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है। इसकी जल की महत्व बहुत अत्यधिक है। हम लोग कोई भी शुभारंभ काम करते हैं या भी कोई भी शुभ काम करते हैं, पूजा पाठ से लेकर और भी बहुत सारे काम करते हैं, तो उसमें गंगा जल का उपयोग हम लोग बेहिचक तौर पे करते हैं और इन्हें हम अपने जननी मानते हैं। गंगा माँ को क्या हम लोग मानते हैं? जननी मानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एक पवित्र नदी है। चलिए ये तो हो गया बिहार के बारे में। अब आपसे बात कर लिया जाए कि बिहार का सबसे नगदी फसल, ठीक है, बिहार का सबसे नगदी फसल की बात करें कि बिहार का सबसे नगदी फसल कौन सा है, तो ये है आपका गन्ना। और बिहार में गन्ना कहाँ पे उपजाया जाता है? आपको पता है कि चंपारण वाले जो हिस्सा है बिहार के जो उत्तरी क्षेत्र। अब एक बात यहाँ से समझिए, इसके बारे में हम लोग बाद में जानते हैं। पहले एक बात, जैसे कि मान लिया कि ये बिहार है, बिहार का हम कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं। ये बिहार है और ये बिहार के बीचों बीच से होकर एक गंगा नदी गुजरी है। ठीक है, चूंकि बिहार को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है गंगा नदी, तो इसके जो ऊपर वाला जो डायरेक्शन है इसको उत्तरी बिहार कहा जाता है और इसे दक्षिणी बिहार कहा जाता है। तो एक प्रश्न यहाँ से आता है कि उत्तरी बिहार क्यों प्रसिद्ध है और दक्षिणी बिहार क्यों प्रसिद्ध है? तो उत्तरी बिहार आपको पता है कि कोसी नदी जो है, नेपाल से निकलने वाली जो नदी कोसी नदी है, ये हमारे बिहार में काफ़ी मात्रा में तबाही लाती है। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। तो यहाँ से ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसे आप नोट करेंगे। तो कोसी नदी का प्रहार बिहार में इतनी होती है कि ये बिहार के अंतर्गत तांडव मचा देती है। इसी तांडव के कारण इसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। तो आप समझ गए कि उत्तरी बिहार है जो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए।
अब बिहार के एक हिस्से में तो इतना अत्यधिक मात्रा में पानी आती है, यानी बाढ़ आती है कि वहाँ जान माल के साथ वहाँ के और स्थानीय जो स्ट्रक्चर है उसे भी प्रभावित करती है। लेकिन अगर बिहार के हम दूसरी हिस्से की बात करें, जैसे दक्षिणी हिस्से, तो दक्षिणी हिस्सा बिहार का काफ़ी सूखा होती है। यहाँ पे जल सिर्फ वर्षा ऋतुओं में ही पाई जाती है, वर्षा के समय ही यहाँ पे जल होती है, अन्यथा ये हमेशा सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है, जिसके कारण यहाँ पे अच्छी फसल भी नहीं हो पाती है। लेकिन ये जो गंगा का जो तराई क्षेत्र है, गंगा का जो निकट का तटवर्ती क्षेत्र है, ये काफ़ी उपजाऊ होती है, क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और आपको पता है कि सबसे जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है, ये होता है। तो ये हमने देखा बिहार के बारे में। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है कि बिहार का उत्तरी भाग क्यों प्रसिद्ध है और बिहार का दक्षिणी भाग क्यों प्रसिद्ध है। तो हम बात कर रहे थे नकदी फसल। तो नकदी फसल बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में ही लगाया जाता है, जिसे हम गन्ना कहते हैं। और गन्ना कहाँ? तो पश्चिम चंपारण। बिहार का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है पश्चिम चंपारण। अगर जूट उत्पादन की भी बात आए तो जूट उत्पादन भी बिहार का उत्तरी क्षेत्र में, और किधर? तो ये भागलपुर और कटिहार वाले जो हिस्सा है, इधर जूट उत्पादन, और चंपारण में भी जूट उत्पादन होता है। यानी मुख्य रूप से हम लोग कह सकते हैं बिहार का उत्तरी क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए भी जाना जाता है और जूट उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, और बिहार का दक्षिणी क्षेत्र है जो साग सब्जी के लिए जाना जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे की चीज़ों को देखते हैं। चलिए बिहार के बारे में अब कुछ और पॉइंट, जैसे आपसे बात कर लिया जाए कि बिहार का सबसे प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था। कौन सा दोस्तों? अंग्रेजी अखबार कौन सा था? आप लोग सभी को पता होगा कि द बिहार हेराल्ड जो था वो बिहार का अंग्रेजी अखबार था। सबसे पहला अंग्रेजी अखबार था बिहार का, द बिहार हेराल्ड, ठीक है। उसके बाद आगे आपसे प्रश्न किया जाए कि बिहार में जनजातीय शासक के द्वारा शासन किया गया था, वो कौन सा जनजाति था जिसके द्वारा बिहार के ऊपर शासन किया गया था? तो वो कौन सा जनजाति था जिसके द्वारा बिहार के ऊपर शासन किया गया? जनजातीय शासक। बिहार के ऊपर कौन सा जनजाति शासन किया था? तो वो किया था चेर वंश। चेर वंश का जो संस्थापक था वो एक जनजाति था, और ये हमारे बिहार के ऊपर कभी शासन किया करते थे। कौन सा जनजाति? तो चेर वंश जो जनजाति है ये बिहार के ऊपर शासन करने वाले थे। उसके बाद एक प्रश्न और आपसे कर लिया जाए कि बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को किस जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ किया गया था? आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि बिहार में 15 अप्रैल को आपको पता है कि नमक सत्याग्रह लागू किया गया था, नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। तो 15 अप्रैल को बिहार के किस जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर नमक सत्याग्रह का उल्लंघन किया गया था? तो ये आपका किया गया था चंपारण जिले में। कौन सा? चंपारण और सारण जिले में, ठीक है। चंपारण और सारण दोनों एक ही टचिंग में है। तो 15 अप्रैल को सत्याग्रह जो नमक कानून था वो चंपारण और सारण में वहाँ के मिट्टी से नमकीन यानी कि वहाँ के नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर ये सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किया गया था। तो ये पॉइंट आपको जानना चाहिए। उसके बाद आपसे एक और प्रश्न कर लिया जाए, क्या कि भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? भारत में जो हम लोग अभी सिनेमा देखते हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड या फिर जो भी हो, हॉलीवुड तो अलग का होता है, तो वो नहीं, हम लोग का जो भारतीय मूवी है वो, यानी हम लोग भारतीय मूवी को क्या बोलते हैं? बॉलीवुड कहते हैं। तो बॉलीवुड का जनक किसे माना जाता है, यानी भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दादा साहब फाल्के को। किसे? दादा साहब फाल्के। आप लोग सारे प्रश्न को नोट करते हुए चलेंगे। यहाँ से पॉइंट से आप क्या करें, प्रश्न बनाएंगे, प्रश्न कॉपी में लिखें और उसका आंसर उसके सामने लिखें, तभी जाकर आपको माइंड में ज़्यादा सेटअप होगा। हम पॉइंट वाइज बता रहे हैं, हम क्वेश्चन लिख नहीं पाते हैं क्योंकि बोर्ड पे क्वेश्चन लिखना संभव नहीं है। संभव है लेकिन उससे आपका समय बर्बादी होगा। तो समय को बर्बाद नहीं करना, बिल्कुल समय को बचत करते हुए चलना, क्योंकि समय मूल्यवान होता है। और अभी हम लोग समय का कदर करना सीख गए तो बाद में हमें भी कदर करने के लिए लाखों करोड़ों में लोग इकट्ठा हो जाएंगे।
तो चलिए आगे का पॉइंट को हम लोग देखते हैं, तब तक आप इसे नोट करेंगे। चलिए कुछ और पॉइंटों को देखते हैं। जैसे आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि बिहार का जो डालमिया नगर है, कौन सा डालमिया नगर है, ये किस चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बता दें कि बिहार का जो डालमिया नगर है ये सीमेंट उद्योग के लिए काफ़ी प्रचलित है। यहाँ पे बहुत सारा सीमेंट उद्योग है, यहाँ पे सीमेंट का मतलब बनाया जाता है, कंपनियों में फैक्ट्रियों में सीमेंट बनाया जाता है। इसीलिए डालमिया जो नगर है बिहार का एक बहुत बड़ा नगर है जहाँ पे सीमेंट उद्योग धंधे है। ठीक है, तो ये जानेंगे। उसके बाद आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि वो कौन सा राज्य है भारत का जो सृजन घोटाले के लिए जाना जाता है? तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि सृजन घोटाले के मामले में आप लोग को पता होगा कि बिहार में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बिहार में ही सृजन घोटाला, तो हर राज्यों में ही होता है, लेकिन ये बात निर्भर करता है सरकार के ऊपर, यानी गवर्नमेंट के ऊपर। यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए ये मिलता है कि जिस दल की सरकार होती है उस दल का नेता चाहे कितना हो खराब क्यों काम ना करे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता मुख्य रूप से। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जैसे कुछ दिन पहले ही हमारे बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, इन्हें ही चारा घोटाला के मामले में जेल में कैद किया गया, जो अभी फिलहाल झारखंड के एक जेल में है। तो ये तो एक मोहरा है। क्या बीजेपी की सरकारें सृजन घोटाला नहीं करते, चारा घोटाला नहीं करते हैं, लेकिन उसके ऊपर अभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि उसका अभी सरकार है और सरकार के खिलाफ सारे अधिकारी को वो अपने में मिला लेता, इसीलिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकता। तो हम लोगों को इसमें उलझने की बात नहीं है, उलझने की ज़रूरत नहीं है। राजनीतिक मुद्दों पे हमें कोई भी चर्चा नहीं करना, लेकिन हाँ जो गलत है उसे गलत जरूर कहेंगे। ऐसा नहीं है, एक अच्छे स्टूडेंट का कर्तव्य होता है कि गलत को सपोर्ट कभी नहीं करे। जो गलत है उसे गलत कहेंगे, जो सही है उसे सही कहेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग जाने कि सृजन घोटाले के मामले में कौन प्रचलित है, तो बिहार राज्य। अब उसके बाद ये तो हो गया बिहार। अब उसके बाद आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, बिहार का जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है ये कौन सा है? पटना है, पटना। और सबसे छोटा जिला की बात करें, ये सबसे बड़ा जिला है, सबसे छोटा जिला की बात करें तो ये है आपका शेखपुरा। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा और बड़ा जिला पटना। लेकिन यही अगर हम बात करें क्षेत्रफल के दृष्टि से, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे जो बड़ा जिला है ये है आपका पश्चिम चंपारण। कौन सा? पश्चिम चंपारण। लेकिन सबसे छोटा जिला की बात करें तो ये है आपका शिवहर। तो ये पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। और बिहार की जो एक अद्वितीय पर्व कौन है, ये कई बार क्वेश्चन आता कि निम्न में से बिहार का एक अद्वितीय पर्व है। तो अद्वितीय पर्व कहने का मतलब ऐसा पर्व जो कि इससे बड़ा कोई पर्व और हो ही नहीं सकता। यानी बिहार में ऐसा कौन सा पर्व मनाया जाता है जिससे बड़ा बिहार का कोई पर्व नहीं है, तो ये है हमारा छठ पूजा। आप लोग बिहार से होंगे तो आपको पता होगा कि जो छठ पूजा है ये बिहार का सबसे बड़ा पर्व है, जो कि हिंदुओं का खास तौर पे ये त्यौहार है। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है छठ पूजा। ठीक है, अब बात आता है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना। तो बिहार का क्षेत्रफल है, आपको बता दें, 94,163 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल के दृष्टि से ये बिहार भारत का 13वां स्थान पे आता है। कहाँ? 13वां स्थान पे आता है। ठीक है, भारत है जो क्षेत्रफल के दृष्टि, ये बिहार है जो भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से 13वां स्थान पे। इसका क्षेत्रफल कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, ये तो बात हो गया। अब कुछ आगे का पॉइंट और, जैसे आपसे बात कर लिया जाए कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। ठीक है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो ये रहा हमारा आज का कुछ ही, हमने तो बीपीएससी का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने का दावा किया था, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से करीब कम से कम 50 क्वेश्चन तो ज़रूर हमने बता दिए होंगे।
तो आप लोग इस पॉइंट से आप क्वेश्चन बनाएंगे। आपको हम क्वेश्चन बोर्ड पे इसलिए नहीं लिखवाते हैं ताकि उससे टाइम बर्बाद होगा। तो चलिए फाइनली आ गया हम लोगों का वक्त विदा लेने की। और बताइए हमारा आज का क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक करने का कोई भी शुल्क नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री है। तो आप लोगों को बस 2 सेकेंड समय लगेगा, उसके बाद आप मेरे चैनल को फाइनली सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मैं आगे जो भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलो फाइनली वक्त आ गया हमारे न्यू फैकल्टी के द्वारा आप लोगों का क्लास अटेंड करवाना है। तो इसीलिए जल्दी जल्दी में हम लोग थोड़ा ये टॉपिक को देखें। इसके आगे का जो टॉपिक आएगा उसमें हम लोग बिहार के से जुड़े और भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न होता है इसे लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोग का नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।